हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों, आज हम लोग 2021 दिसंबर से लेकर और जनवरी 2022 तक अब तक के जो एग्जाम्स हुए हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कई बार रिपीट हो चुके हैं, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन आपके सामने लेकर के आए हैं। वीडियो के अंतिम तक आप बने रहें, देखिएगा बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। एकदम टिल द एंड, बोले तो जय हिंद और जय भारत तक आप बने रहिएगा, सारा का सारा जहन में उतार देंगे। एकदम बेहतरीन क्वेश्चनों का सिलेक्शन है, संभवतः आपको बहुत ही फायदा होगा, तो एकदम आखिरी तक बने रहे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पक्का सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं, एक बेहतरीन एनर्जी के साथ सीधा जहन में उतारते हैं और सीखने का एक बेहतर प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है दोस्त, ये ईवीएस का क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हो चुका है, वो क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम पढ़ के जाइएगा। देखिए क्वेश्चन है कि घटपर्णी पौधा किस राज्य में पाया जाता है। तो हम सबको पता है कि घटपर्णी पौधा जो है वो मेघालय राज्य में पाया जाता है, ये ऑप्शन में था, तो बस ये टिक लगा देना है। और घटपर्णी पौधा के बारे में भी पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। इसे बहुत सारे नाम से भी जानते हैं, तो सभी नाम जान लीजिएगा, घटपर्णी पौधा का क्या काम है वो सब पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि घाना नेशनल पार्क कहाँ है। तो ये राजस्थान में है, वहाँ पर शिकार करना जो है वो वर्जित है, मना है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और रिपीट भी हो चुका है, कई बार रिपीट भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये ओस्लो में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कीटनाशक के अधिक प्रयोग से क्या होता है। तो कीटनाशक के अधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण होता है, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगली बात करते हैं कि मनुष्य की तरह किस पक्षी की आंखें होती है। मतलब हम लोगों की तरह किस पक्षी की आंख होती है। तो उसका आंसर होगा उल्लू। उल्लू की आंखें, जैसे अपने लोग की आंख क्या होती है, सीधी होती है, तो उल्लू की आंख भी क्या होती है, सीधी होती है। तो इसका आंसर होगा उल्लू। फिर अगला क्वेश्चन है कि संविधान में हिंदी को किस भाषा का दर्जा मिला है। तो संविधान में जो है हिंदी जो है उसको राजभाषा का सम्मान मिला है। ध्यान रखिएगा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, वो राजभाषा है। चलिए अगली, और ये संस्कृत में भी दोस्त, ये क्वेश्चन संस्कृत में भी पूछा गया है और पहले भी पूछा जाता था संस्कृत में ये क्वेश्चन। चलिए अगली बात करते हैं कि केले की सब्जी कहाँ बनती है। केले की सब्जी का प्रयोग कहाँ ज्यादा होता है। तो वो केरल में होता है दोस्त, केरल में। अगला है झूम की खेती का दूसरा नाम क्या है। तो झूम की खेती का दूसरा नाम है कर्तन दहन कृषि। इस नाम से भी झूम की खेती को जाना जाता है। और झूम की खेती के बारे में भी पूरा जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं ईवीएस में। अगला है कि संसद में दिव्यांग के लिए जो नया एक्ट आया था उसका नाम क्या है। तो
तो अपने संसद की बात हो रही है, उसमें जो दिव्यांग के लिए नया एक्ट आया था, उस नया एक्ट का नाम क्या है? तो उसका नाम है RPWD एक्ट 2016 नाम है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो वो निकटवर्ती राज्य आपका महाराष्ट्र है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है। अगली बात करते हैं कि अनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया है? तो अनुवंशिकता का सिद्धांत जो है ग्रेगर मेंडल ने दिया है। तो इसी तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, चलिए और करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कर्नाटक में किसकी मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्त खूंटी। खूंटी के मदद से कर्नाटक में खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव से कौन सा पक्षी आया था? तो या आता है, तो उसका आंसर होगा कि साइबेरियन साइरस, ये उत्तरी ध्रुव से आता है। अगला क्वेश्चन है कि कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है? तो दोस्त कचनार के फूलों की सब्जी को उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्त कर्क रेखा जो है ना, वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और वो राज्य इस प्रकार है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि मकर रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो उसका आंसर होगा दोस्त कि मकर रेखा भारत के किन्हीं राज्यों से होकर के नहीं गुजरती है, अर्थात भारत से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती है। चलिए अगली बात करते हैं कि किस विटामिन की कमी से दिखाई नहीं देता है? तो दोस्त उसका आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से दिखाई नहीं देता है, अर्थात रतौंधी नाम की बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस जो है ना वो नहीं है, वो पता करना है। तो ए ऑप्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है कि नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा है नाइट्रोजन। तो इनमें से नहीं वाला चुनना है। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस जो है वो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत के में जो क्षय होता है उसको रोकने के लिए काम आता है। तो आंसर होगा ओजोन परत के क्षय को रोकना। अगला क्वेश्चन है कि गणित सभ्यता का दर्पण है, यह किसने कहा था? तो सही आंसर होगा दोस्त इसका हाइबेन, इसका आंसर होगा। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सब के सब अच्छे क्वेश्चन है, रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। बने रहिए, अभी और भी क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है, सब सिखा देंगे दोस्त, बस बने रहें। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में सहायता करती है? ऑप्शन है पहला कि समताप मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा है आयन मंडल और चौथा है बहिर्मंडल। तो इसमें से हमें पता करना है कि रेडियो संचार में कौन सा हमें मदद करता है। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल। ये आयन मंडल जो है उसी से होकर के रेडियो संचार जो है वो मदद करता है हमें सुनने में। चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेपियोका का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्त टेपियोका का दूसरा नाम है कसावा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्न में से किसके द्वारा होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो पौधों की जो हरी पत्तियां होती है उनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस पक्षी की चोंच बीच से मुड़ी होती है? तो उसका आंसर होगा दोस्त राजहंस, जिसको बोलते हैं फ्लेमिंगो भी बोला जाता है, जिसकी चोंच बीच से ही मुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में विलुप्त होने वाले पक्षी कौन से हैं? तो उसका आंसर होगा दोस्त गोरैया, जो कि दिल्ली में आजकल बहुत कम दिखाई देने लगे हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उद्यान हंगुल मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है दाची ग्राम उद्यान जो है
वो हंगुल मृग संरक्षण, उनके बचाव के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? तो उसका आंसर होगा दोस्त अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से आती है। कौन सा? तो ब्रह्मपुत्र नदी। अगला है कि रेड डाटा बुक, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो रेड डाटा बुक क्या होता है समझिए। तो ये होता है विलुप्त हुए जानवरों से संबंधित, उसमें डेटा को रिकॉर्ड रखा जाता है। 1 जनवरी 1972 को पहली रेड डाटा प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि पाम का तेल, तो समझिए पाम के तेल के बारे में कि ये जो है तार के पेड़ के बीज से निकाला जाता है और इसका इस्तेमाल, इसका यूज जो है वो खाद्य तेल जैसे हम लोग खाते हैं उसमें भी यूज किया जाता है और साबुन बनाने में भी पाम के तेल का प्रयोग किया जाता है। और पूरी दुनिया में जो पाम का जो तेल है उसके उत्पादक जो देश है वो नंबर 1 पे जो है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश जो है वो पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है पाम के तेल के उत्पादन में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है कि निष्पादन, जिसका मतलब होता है फटकना। तो अनाज से भूसे को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही निष्पादन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पोंगल नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो ये दोस्त तमिलनाडु में 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है, जब फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद। अगला क्वेश्चन है कि डॉल्फिन, इस डॉल्फिन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए डॉल्फिन के बारे में कि भारत के गंगा नदी में, अब अपनी जो गंगा नदी है उसमें डॉल्फिन पाया जाता है। तो केंद्र सरकार ने 18 मई 2010 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। इस बात को भी आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खच्चर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो उसका पर्यायवाची शब्द है गधा, अश्वतर, प्रखर और बसेर। तो ये खच्चर का पर्यायवाची शब्द है, जिसे अन्य नाम से भी जानते हैं खच्चर को। अगला है अमरबेल। तो अमरबेल से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो अमरबेल जो है वो है परजीवी पौधा होता है। अगला है कि विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग जो हैं वो है बेरी। अगला क्वेश्चन है कि जूट पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है दोस्त? तो वो जो होता है पौधों के तने से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के कारण, कि किन कारण से अम्लीय वर्षा होती है? तो देखिए कि वर्षा जल में SO2 बोले तो सल्फर डाइऑक्साइड के मिल जाने से अम्लीय वर्षा होती है और इसी अम्लीय बारिश के कारण ताजमहल जो है उनका रंग पीला पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह जो है वो है बुध होता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो बृहस्पति होता है दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन से हैं? तो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती है उसका नाम है महानदी। अगला है कावेरी, फिर अगला है दामोदर। अगला क्वेश्चन है कि वर्ली पेंटिंग कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये महाराष्ट्र जो कि मुंबई में है वहां प्रसिद्ध है। हालांकि पेंटिंग की अगर मैं बात करूं तो मधुबनी पेंटिंग, इससे भी क्वेश्चन पहले भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं। तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये बिहार में एक जिला है मधुबनी, वहाँ पर ये पेंटिंग किया जाता है जो विश्व प्रसिद्ध है। अगला है कि झारखंड की मुख्य फसल क्या है? कि झारखंड में मुख्य फसल कौन सी होती है? तो दोस्त झारखंड की मुख्य फसल जो है वो चावल होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की फिर से। देखिए अब पढ़ते हैं घर से संबंधित कि कहाँ पर किस तरह के घर बनाए जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो सब एक साथ देखते हैं, एकदम बने रहिए, देखिएगा सब समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए, और ये पूछा गया ही तो क्वेश्चन है, सारा का सारा रिपीट भी हुआ है। जैसे असम की बात करें तो असम में किस तरह के घर बनाए जाते हैं? तो असम में बांस के खंभों पर ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं। तो बांस के खंभे का प्रयोग होगा, तो असम वाला टिक लगा दीजिएगा। अगला है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह के घर बनाए जाते हैं? तो वहां पर पत्थर या लकड़ी से बने घर होते हैं।
अगला है कि लद्दाख में किस तरह के घर बनाए जाते हैं। तो दोस्त लद्दाख में पत्थर के बने घर, फर्श व छतें लकड़ी के होते हैं। तो ये लद्दाख की बातें थी। अब बात करते हैं मनाली की। तो पत्थर व लकड़ी के बने ढालू छत वाले होते हैं। अगला है राजस्थान में, तो मिट्टी के बने घर जिसकी छतें कटीली झाड़ियों में छाई होती है। तो ये घर से संबंधित था और यहां से क्वेश्चन आते हैं, रिपीट हो रहे हैं। अगला है कि चित्रकाठी पेंटिंग, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये कहाँ होता है? तो दोस्त ये महाराष्ट्र में होता है, मुंबई में। अगला है कि भारत में लंबी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है? सबसे लंबी ट्रेन भारत में तो वो है डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक ट्रेन चलती है, जो भारत की सबसे लंबी ट्रेन मानी जाती है। अगला है कि मगरमच्छ का शिकार, मतलब किन कारणों से मगरमच्छ का शिकार किया जाता है? तो उसका आंसर होगा दोस्त मांस और खाल के लिए, और साथ ही साथ क्या है कि दवाई भी उससे बनाई जाती है और लोग व्यवसाय भी करते हैं, इसलिए मगरमच्छ का शिकार किया जाता है। अगला है कि प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये थॉमसन ने दिया था। अगला है मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्त ये फ्रायड ने दिया था। अगला है कि जड़ों का समूह, कि जिसमें जड़ पाए जाते हैं उन्हें चुनना रहता है। तो वो ऐसा था कि मूली, गाजर और चुकंदर इसमें जड़ पाए जाते हैं। और अगला है कि ओजोन परत, तो ओजोन परत वो किस काम में हमारे आते हैं? तो वो पराबैंगनी किरणें जो आती है सूर्य के प्रकाश से, उन्हें रिफ्लेक्ट कर देती है, उन्हें अधिक भाग वापस कर देती है, मतलब उनसे रक्षा हेतु ओजोन परत जो है हमारी ये पराबैंगनी किरण से जैसे अगर डायरेक्ट आ जाएंगी तो सीधा कैंसर हो जाएगा, तो उसको बचाने के लिए ओजोन परत हमें मदद करता है। तो ये क्वेश्चन जो जितने थे ये ईवीएस से रिलेटेड, और थोड़ा बहुत बाल विकास भी शुरू हो चुका है। तो अब आइए बाल विकास में चलते हैं और बाल विकास का भी बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, और लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा सब समझ में आ जाएगा। और ये सब के सब पूछे गए क्वेश्चन है 16 दिसंबर से लेकर के अब तक जनवरी, अगर मैं बात करूं तो 13 जनवरी तक के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है, उस क्वेश्चनों का संग्रह हमने एक साथ किया है। बाद बाकी क्वेश्चन जो पहले आते थे जिस तरह के क्वेश्चन, वो उन्हें तो पढ़ना ही है, ये थोड़ा सा हट के था, इसीलिए सभी का संग्रह हमने एक साथ कर दिया है। तो आइए चलते हैं बाल विकास के बेहतरीन क्वेश्चन में, सब समझ जाइएगा, बस आप बने रहिए वीडियो पर। क्वेश्चन है कि लोहे की कील किस ओर आकर्षित करती है? ये एक्चुअली साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो लोहे की कील की किस ओर आकर्षित होती है? कहने का मतलब है कि एक मैग्नेट है, एक चुंबक है, और चुंबक के पास अगर कील को ले जाएं या चुंबक को ही कील के पास ले जाएं तो कील किस ओर आकर्षित होगी? तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर थिंकिंग करेंगे तो बेहतर होता है। तो पहला है चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर, दूसरा है केंद्र की ओर, तीसरा है दोनों ध्रुवों की ओर। 3 ही ऑप्शन अवेलेबल है, चौथा ऑप्शन नहीं मिला। तो देखिए दोस्त केंद्र की ओर, तो केंद्र की ओर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी मैग्नेट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहाँ पर खींचने की ताकत होती है वो ध्रुव पर होती है, या तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, मतलब दोनों ध्रुवों पर होती है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में वहाँ पर मैग्नेटाइजेशन फोर्स जो होता है, चुंबकीय बल जो होता है, वो काफ़ी मजबूत होता है, और सबसे ज़्यादा मजबूत वही रहता है पूरे चुंबक में। तो वो ध्रुव की ओर आकर्षित होगी। तो ये लिखा है केंद्र की ओर, तो केंद्र की ओर नहीं हो सकता है, तो बी गलत हो गया। अगला है दोनों ध्रुवों की ओर, तो भैया एक ही चुंबक है, दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित नहीं हो सकता है। अगर उत्तरी ध्रुव की ओर होगा तो वहां आकर्षित होगा, या दक्षिणी ध्रुव की ओर होगा तो वहां आकर्षित होगा। दोनों ध्रुवों की ओर एक चुंबक आकर्षित नहीं होगा, तो इसीलिए सी भी बेहतर नहीं है। अगला है चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर, तो ये हो सकता है अगर उत्तर ध्रुव की ओर लेकर के जाएंगे तो बेहतर हो सकता है, लेकिन दोनों ध्रुवों पर एक ही बार नहीं होगा, ठीक ना? तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर। अगली बात करते हैं कि अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम किसके महत्व पर बल देता है? अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम की बात होती है कि किस पर ज्यादा फोकस करता है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दे रहा है? तो पहला है मानकीकृत आकलन। दोस्त सुनिए बताते हैं, बाल विकास के किसी भी क्वेश्चन में अगर मानकीकृत वर्ड दिख जाए
स्टैंडर्ड इसका इंग्लिश होता है। अगर कहीं पर भी मानकीकृत लिख जाए ना तो वो आंसर बेशक किसी केस में नहीं लीजिएगा। ये मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं, ये नहीं लीजिएगा। तो मानकीकृत आकलन नहीं होगा। बी में है सांस्कृतिक संदर्भ, ये ठीक ठाक लग रहा है। सी है इनाम और दंड, कभी भी इनाम और दंड की बात करें तो कभी आंसर नहीं लीजिएगा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, सामाजिक संदर्भ में। चूंकि सामाजिक संरचनात्मक की बात की गई है क्वेश्चन में ही, तो आंसर होगा सामाजिक संदर्भ होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसने कहा कि संज्ञानात्मक एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? यह किसने कहा? तो ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक को क्या कहा गया है? सहयोगात्मक प्रक्रिया कहा गया। तो यह किसने कहा है? तो चलिए बात करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है स्किनर, तो स्किनर ने यह नहीं कहा है। अगली बात करते हैं, वाटसन भी नहीं कहा है। वाइगोत्स्की, तो वाइगोत्स्की ने कहा है। पॉवलोव भी नहीं कहा है। तो जहां पर ध्यान रखिएगा कि संज्ञानात्मक को सहयोगात्मक प्रक्रिया, सहयोग वाला भी कहीं पर भी आएगा तो बेशक वाइगोत्स्की ही उसका आंसर लगाना है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या है? सी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि अधिक प्रभावी सीखना यदि यह अधिकतर है, कि बच्चा अधिक प्रभावी मतलब और बेहतर ढंग से एक बच्चा कैसे सीख सकता है? तो यदि और ऑप्शन दिए गए हैं तो बात करते हैं। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक। तो पाठ्य पुस्तक के मदद से अगर बच्चा सीख रहा है तो सीखना खराब नहीं माना जाएगा, लेकिन यह बेहतर नहीं माना जाएगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो जाएगा। किताब से बाहर बच्चा नहीं निकल पाएगा, बच्चा क्रिएटिव या रचनात्मक नहीं बन पाएगा। अतः पाठ्य पुस्तक वाला भी किसी भी केस में आंसर नहीं हो सकता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको बैकआउट करते हैं, यह भी आंसर नहीं होगा। दूसरा है स्वनिर्देशित। स्वनिर्देशित मतलब है खुद को निर्देश देना, खुद को आदेश देना कि हमें यह करना है, इतने ही समय में हमें यह करना है। तो कोई अगर स्वनिर्देशित मतलब इसको बोल सकते हैं अभिप्रेरणा की। अब मैं बात करूं तो दो तरह की अभिप्रेरणा होती है। एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन, और दूसरी होती है बाह्य मोटिवेशन, बाहरी अभिप्रेरणा। तो जो बच्चा आंतरिक अभिप्रेरित है तो वह बेहतर अभिप्रेरणा मानी जाती है बाह्य प्रेरणा के कंपेयर में। तो आंतरिक अभिप्रेरित को ही तो स्वनिर्देशित बोल सकते हैं एक टर्म में, कि खुद को निर्देश देना, खुद को आदेश देना कि हमें ऐसा करना है। तो इसका ये जो है स्वनिर्देशन वो बेहतरीन है दोस्त। तो चलिए इसको अभी डॉट में रखते हैं कुछ देर के लिए। अगला है शिक्षक निर्देशित, कि शिक्षक के द्वारा निर्देश दिया गया है तब करेगा। अगर शिक्षक अवेलेबल नहीं है, क्या हर वक्त बच्चे के सामने शिक्षक ही रहेंगे? अरे शिक्षक क्लास में, क्लास से बाहर बाहरी दुनिया में जब बच्चा जाएगा तो वहां पर शिक्षक की भूमिका कम पर नहीं होती है। वहां पर बच्चे को खुद से कंट्रोल करना रहता है। अतः शिक्षक निर्देशित भी कभी भी आंसर नहीं होगा। हमेशा आंसर बाल केंद्रित ही लेते हैं हम लोग। अतः ये सी तो नहीं होगा। डी में है सहकर्मी निर्देशित। सहकर्मी मतलब होता है क्लासमेट, क्लास फेलो, जो साथ में पढ़ने वाला, मतलब वही आपको हमेशा निर्देशित करेगा, वही हमेशा बोलेगा। तो ये तो हर समय ये वैलिड नहीं है। तो अतः ये भी आंसर क्या है? गलत है। तो आंसर बेहतरीन क्या होगा? बी ऑप्शन नंबर, स्वनिर्देशित, खुद से कंट्रोल होना, ये बेहतर आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगला, कि प्रथम शिक्षक कौन, और फिर डॉट 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 है, इसमें भरना है कि प्रथम शिक्षक, फर्स्ट टीचर कौन सा होता है? तो ऑप्शन है परिवार, स्कूल, पड़ोस और मीडिया। तो प्रथम की बात हो रही है, तो प्रथम शिक्षक दोस्त यहां पर स्कूल नहीं होगा, पड़ोसी भी नहीं होगा, मीडिया भी नहीं होगी, तो क्या होगा? परिवार होगा। अब ऐसे मेजनी ने भी कहा है कि द चाइल्ड लर्न्स द बेस्ट लेसन ऑफ सिटीजनशिप बिटवीन द किस ऑफ मदर एंड केयर ऑफ फादर, कि बच्चा नागरिकता की प्रथम पाठशाला मां के चुंबन और पिता की देख रेख में सीखता है। अतः परिवार को प्रथम पाठशाला माना जाता है। तो यहां पर परिवार आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परिकल्पनात्मक खेल में विश्वास करना कि बच्चे की किस उम्र से संबंधित है? परिकल्पनात्मक खेल मतलब क्या? कल्पना में खेलना, तो वो किस उम्र से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ऑप्शन है मध्य बचपन, किशोरावस्था, उत्तर बाल अवस्था, प्रारंभिक बचपन 2 से 7 साल। तो सुनिए, परिकल्पनात्मक इमेजिनेशन करके खेलना, एक पियाजे ने एक चीज बोला है कि जीववाद, कि बच्चे जीववाद होते हैं।
कब? प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मतलब 2 से 7 साल के बीच में। जीववाद का मतलब क्या हुआ कि निर्जीव चीजों को भी बच्चा सजीव समझता है। आप देखते होंगे बच्चा मोबाइल फोन को ले लेगा खिलौना वाला और उसी से बात करता रहेगा, या दीवार से बात करेगा, अपने खिलौने से बात करेगा, अपने परिवेश की अगल बगल चीजों को वो सजीव समझता है, लिविंग थिंग समझता है और उसी से अपना वार्तालाप करते रहता है। तो इसी को पियाजे ने जीववाद नाम दिया है। ये कल्पनात्मक खेल होता है कि बच्चा अपनी दुनिया में एक अलग चीज का निर्माण कर लेता है, उन्हीं में बच्चा घूमते रहता है, उन्हीं को बच्चा सच मानता है, उन्हीं के साथ बच्चा खेलता है। तो इसका सीधा आंसर किसकी ओर जा रहा है दोस्त? प्रारंभिक बचपन की ओर जा रहा है। वहां पर बच्चे कल्पनात्मक खेल खेलते हैं, निर्जीव को सजीव मानते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? प्रारंभिक बचपन हो जाएगा। चलिए, और ये जितने भी क्वेश्चन है सब के सब सीटेट के इसी बार 2021 से लेकर, मतलब 16 दिसंबर से लेकर के अब तक की जो एग्जाम हुए हैं 13 जनवरी तक, वहां तक के क्वेश्चन जो सबसे इंपोर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एकदम बने रहे आखिरी तक। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि एक बच्चा अपना पसंदीदा रियलिटी शो देखकर उसके नृत्य करता है। एक बच्ची जज बनकर उसे नंबर देती है। दोनों किससे प्रभावित है? मीडिया, विद्यालय, समाज, धर्म संस्था। तो क्वेश्चन है कि बच्चा है जो रियलिटी शो देखता है, जो और वैसे ही वो करता भी है, और उसी में से एक बच्चा है, एक लड़की है जो जज बनती है और उसको नंबर देती है। तो बोलती है कि ये जो बच्चे हैं वो किनसे प्रभावित हैं? तो जैसे मीडिया है, तो मीडिया तो एकदम सही बात, मीडिया है, हाँ एकदम सही बात है कि मीडिया को ही देख करके जो बच्चे देखते हैं वैसे ही नकल करते हैं, बच्चे देख करके ही तो नकल करते हैं। तो मीडिया सही है। यहाँ पर विद्यालय नहीं होगा, समाज भी नहीं होगा, धर्म संस्था भी नहीं होगा, सबसे बेहतरीन मीडिया है, क्योंकि उसी से बच्चे देखते हैं वही चीज नकल करते हैं। तो मीडिया इसका बेहतरीन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी गतिविधि का चयन करना जो व्यवहारिक और भिन्न उत्तर को बढ़ावा देने की गुंजाइश प्रदान करती हो। तो ऑप्शन है रटना, फिर है प्रतियोगिता, फिर है रचनात्मक, फिर है निराशा। तो क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्त कि ऐसी गतिविधि का चयन करना जो व्यवहारिक हो और भिन्न उत्तर हो, अलग तरह का उत्तर हो, डिफरेंट टाइप का आंसर हो और व्यवहारिक भी होने चाहिए। तो यह किससे, मतलब किससे होगा ये चीज? किस में, अगर ये चीज एक बच्चे में है तो क्या होगा, किस तरह की बातें होंगी? तो ये किस तरह की गुंजाइश प्रदान करना होगा? तो पहला रटना। भैया रट करके एक बच्चे में व्यवहारिकता का गुण और एक ही चीज को अलग अलग तरह से बताना, डिफरेंट वे से बताना, ये संभव कभी नहीं है। और अपनी शिक्षा जो है वो उसमें कहा गया है कि रटंत प्रणाली से मुक्त करो। तो रटने वाला किसी केस में आंसर नहीं होगा, तो आइए इसको बाहर कर देते हैं। दूसरा प्रतियोगिता, कंपटीशन की बात हो रही है। तो याद रखिएगा किसी भी केस में अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है, सकारात्मक है और कंपटीशन की बात किया जाए एक शिक्षक के द्वारा भी या किसी के द्वारा भी, तो किसी केस में वो आंसर नहीं होगा दोस्त, प्रतियोगिता वाला आंसर नहीं होगा। यहाँ हटाइए इसको, ये भी नहीं होगा, ये भी क्रॉस कर देते। अगला है रचनात्मक। रचनात्मक क्रिएटिव बात हो रहा है कि बच्चा निर्माण करेगा। तो ये वही बच्चा निर्माण करेगा जिसमें व्यवहारिकता हो और एक चीजों को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करता हो, डिफरेंट वे में करता हो, तो बच्चा रचनात्मक हो सकता है। अब सारी चिंतन वाला बच्चा होगा तो एकदम ये सही आंसर हो सकता है। अगला क्या है? निराशा। एकदम निराशा जब हो जाएगा तो करेगा क्या बच्चा? अतः इस क्वेश्चन का इकलौता आंसर होगा दोस्त रचनात्मक। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए एक शिक्षक अपने पसंदीदा समूह से उत्तर की अपेक्षा करता है। यह शिक्षक के बारे में क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है वह जो कर रही है वह पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए सही है। दूसरा है वह एक अच्छी शिक्षिका है क्योंकि वह अपनी कक्षा के अच्छे विद्यार्थियों को जानती है। तीसरा ऑप्शन है अन्य बच्चे उचित अवसर से वंचित है। और चौथा आंसर अवेलेबल नहीं है जो कि इससे खराब आंसर था। चलिए तो बात करते हैं। क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए, हाँ
कि पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए एक शिक्षक अपने पसंदीदा समूह से उत्तर की अपेक्षा करता है। एक शिक्षक है जो समूह बनाया है, तो एक ऐसा समूह है जहां पर शिक्षक उसे पसंद करते हैं, उस समूह को शिक्षक पसंद करते हैं और उन्हीं से उत्तर की क्या बोलते हैं, अपेक्षा रखता है, एक्सपेक्ट रखता है कि यही बच्चे उत्तर देंगे। तो इस केस में एक शिक्षक के बारे में क्या कहेंगे, वह कैसा शिक्षक है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला है, वह जो कर रही है वह पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए सही है, क्या यही तरीका होता है, इससे पाठ्यक्रम पूरा होता है? केवल अपने बच्चे जब जवाब दे देंगे तो क्या यह सिलेबस पूरा हो जाएगा? क्या इससे सभी बच्चे सीखेंगे? नहीं, जो बच्चे जवाब दिए हैं, पसंदीदा बच्चा है, केवल वही बच्चे, बाद बाकी बच्चे लाभान्वित नहीं होंगे। अतः ये आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा है, वह एक अच्छी शिक्षिका है क्योंकि वह अपनी कक्षा के अच्छे विद्यार्थियों को जानती है। तो अच्छे विद्यार्थियों को जानती है तो बाकी विद्यार्थी कक्षा के बुरे क्यों है? इसके लिए भी तो वो शिक्षिका ही जिम्मेदार हुई ना, कि कक्षा में अच्छे विद्यार्थी को जानती है, तो फिर बुरे विद्यार्थी को कौन जानेंगी? क्या उस शिक्षिका का कर्तव्य नहीं बनता है कि उस विद्यार्थी को भी बेहतर बनाना जिस पर वो ध्यान नहीं दे रही है? और ये बोले कि अच्छे विद्यार्थी को जानती है इसीलिए अच्छा ग्रुप बनाया है, इसीलिए उससे पूछा जा रहा है, अपेक्षा की जा रही है। अतः यह भी कहीं ना कहीं ना एकदम लो वेटेज आंसर को बताता है, तो ये भी नहीं होगा। चलिए इसको क्रॉस कर देते हैं। सी, अन्य बच्चे उचित अवसर से वंचित हैं। हाँ, ये बात सही है कि केवल पसंदीदा समूह से ही पूछिएगा कि हमें जो अच्छा लगता है वही सही है, तो फिर वो बच्चे जो आपके समूह में नहीं आते हैं, आपके पसंदीदा नहीं है, तो ऐसे बच्चे लाभान्वित नहीं होंगे, वंचित हो जाएंगे, अधिगम से वंचित हो जाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। अतः यह बेहतरीन तरीका एक शिक्षक के लिए नहीं माना जा सकता है। तो यहां पर आंसर क्या होगा दोस्त? सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? पहला है विकासात्मक क्षेत्र, दूसरा है विकासात्मक आवश्यकताएं, तीसरा है विकासात्मक बाधाएं, चौथा है विकासात्मक कार्य की बात हो रही है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? कि जैसे जैसे बच्चे में विकास होते जाता है, बच्चा बड़े होता है, तो कुछ ना कुछ उसका योगदान समाज में रहता है, समाज भी बच्चे से अपेक्षाएं रखता है। तो ये अपेक्षा जो है इसको क्या कहा जाता है, ये कैसे होगा, किस तरह से होगा? तो पहला है विकासात्मक क्षेत्र, तो चलिए इसको थोड़ा सा भी रहने देते हैं। दूसरा विकासात्मक आवश्यकताएं, ये आवश्यकताएं नहीं होती है समाज, ये आवश्यकता नहीं बोला जाता, तो ये गलत है। तीसरा विकासात्मक बाधाएं, तो ये बाधा नहीं है। चौथा विकासात्मक कार्य, तो ये सही है। तो ए में है विकासात्मक क्षेत्र और डी में है विकासात्मक कार्य। तो विकासात्मक कार्य करने पर ना सामाजिक एक बच्चे में अपेक्षा रखा जाएगा समाज के द्वारा। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेस्ट आंसर डी हो जाएगा, विकासात्मक कार्य हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि जीन पियाजे के किस स्तर में बच्चा चीजों को क्रम में लगाना सीख जाता है? पहला है इंद्रिय गामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक। तो चीजों को क्रम से लगाना, एक सिस्टम में लगाना कि ये वाला चीज यहां रहेगा, वो वाला चीज यहां रहेगा, मतलब चीजों को बच्चा जानता रहता है, विश्लेषण कर मतलब बेहतर उसके बारे में सब कुछ जानते रहता है। क्रम से लगाना सीख जाता है कि फलाना वाला वहीं पे रहेगा, यही वाला यहीं पे रहेगा। तो सब चीजों को बच्चा बेहतरीन तरीके से जानता है। वो किस उम्र में होता है? तो ये 7 से 11 वर्ष में होता है पियाजे के अनुसार, और 7 से 11 वर्ष की अवस्था को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। तो ये कहां दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी में, कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चीजों को वर्गीकरण और संरक्षण, कक्षा समावेशन सब इसी में होता है। और ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और इस बार का भी आया हुआ क्वेश्चन है, ऑनलाइन का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भावना विद्यार्थियों के सीखने में बाधा उत्पन्न करती है? कि बच्चे को सीखने में बाधा उत्पन्न करेगी, मतलब नेगेटिव चुनना है कि कौन सा फीलिंग्स जो है कि बच्चे में सीखने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो पहला है ऑप्शन में
निराशा। हाँ, अगर बच्चे में आशा ही नहीं रही, निराशा रहेगा, डिमोटिवेट हो जाएगा, तो बच्चे में क्या होगा, सीखने में, अधिगम करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो ए ठीक ठाक है। बी में बात करते हैं जिज्ञासा। अगर बच्चे में जिज्ञासा रहेगी तो बाधा उत्पन्न नहीं होगी, तो ये बी वाला नहीं होगा। सी है उत्सुकता। बच्चे में उत्सुकता रहेगी तो बाधाएं तो ये नहीं होगा, पॉजिटिव केस ऑप्शन ले रहा है। चौथा कृतज्ञता, ये हो नहीं होगा, तो होगा क्या दोस्त, ऑप्शन नंबर ए होगा, निराशा। समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चित्रकार एक प्रगतिशील कक्षा में एक रचनावादी सीखने का दृष्टिकोण है। प्रगतिशील कक्षा में रचनावादी सीखने की बात किया जा रहा है, तो निम्न में से कौन सा बेहतर होगा। क्वेश्चन पॉजिटिव है। पहला है एक से अधिक व्याख्याएं। तो देखिए, व्याख्या करना उतना बेहतर नहीं होता है एक बच्चे के लिए, लेकिन अब इसको हम डॉट में रखते हैं तो ये डॉट में चल गया। दूसरा, पुरस्कार एवं दंड। तो दोस्त, पुरस्कार देना और दंड देना ये किसी भी पॉजिटिव केस में नहीं लेंगे, इसको बाहर कीजिए, तो बी वाले को बाहर कर दिए। अगला देखिए, पुनरावृत्ति, प्रशिक्षण और अभ्यास। बार बार प्रशिक्षण दीजिए, फिर अभ्यास करवाइए, तो बार बार अभ्यास कराना कहीं ना कहीं रटन प्रणाली की ओर बढ़ावा देता है, तो ये उतना बेहतरीन नहीं माना जा सकता है। तो सी को भी क्रॉस कीजिए। डी है रटना। ए रटना तो किसी केस में नहीं होगा दोस्त, तो बच कौन गया, ऑप्शन ए, एक से अधिक व्याख्याएं कि अलग अलग तरीके से व्याख्या कीजिए और बच्चे को समझ में आएगा। चूंकि अब यही आंसर बच ही जाता है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, एकदम सही आंसर होगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना को परिष्कृत और रूपांतरित करने वाली एक सतत प्रक्रिया कहलाती है। और ऑप्शन है दोस्त, आस्थगित सीमा, आत्मसात, वस्तु प्रदर्शन और संतुलन। तो समझिए, इस चीज को समझिए कि पियाजे के अकॉर्डिंग बात हो रही है कि मानसिक संरचना, तो मानसिक संरचना जो होती है वो स्कीमा कहलाती है। एक अर्थ का निर्माण भी स्कीमा कहलाती है। तो स्कीमा की बात हो रही है, उसको परिष्कृत करना है, ठीक ना, और उसको रूपांतरित भी करना है, छोटे छोटे हिस्सों में करके फिर कन्वर्ट कर देना है, ताकि बच्चे को आसान लगे सीखने में, चीजें स्पष्ट रूप से सीखेगी। तो एक ये कब होता है, तो इक्विलिब्रियम कहा जाता है, ये बैलेंस कंडीशन कहा जाता है दोस्त। तो इसका आंसर किधर है, बैलेंस वाला, तो ये सीधा इसका डायरेक्ट आंसर होगा, संतुलन कहलाता है, इक्विलिब्रियम कहलाता है पियाजे के अकॉर्डिंग, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं। एक बच्चा समस्या समाधान हेतु संघर्ष कर रहा है, तो एक शिक्षक वैगोत्स्की सिद्धांत को अपनाकर उसे संकेत देता है तथा आधा हल किया हुआ उदाहरण देता है। यह उदाहरण है, तो समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक शिक्षक है, मतलब एक बच्चा है, अपना मुकेशवा है, ठीक ना, अपना मुकेशवा है, तो मुकेशवा को क्या हो रहा है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में दिक्कत हो रही है, समस्याएं आ रही है, मुकेशवा हल नहीं कर पा रहा है। तो इसी दौरान शिक्षक, उनके शिक्षक क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं कि आधा हल कर उसे संकेत देता है, चिन्ह, इशारे देता है, ऐसे नहीं ऐसे करो, इस तरह से नहीं इस तरह से करो। अब फिर उसके बाद आधा हल किया हुआ उसी के जैसा उदाहरण, एग्जाम्पल भी देता है। तो यहां पर शिक्षक जो है वो वैगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, वो शिक्षक क्या कर रहे हैं वो पता करना है। तो ऑप्शन है श्रृंखला, मचान या पाठ, इसी को बोलते हैं उत्क्रमणीयता या व्याख्यात्मक शिक्षण। तो समझिए यहां पर शिक्षक क्या हो रहा है, एक टेम्परेरी सहायता कर रहा है, अस्थायी सहयोग दे रहा है कि बच्चे को समझ में आ जाए, अरे मुकेशवा ऐसे नहीं ऐसे करो। तो वैगोत्स्की के अकॉर्डिंग अस्थायी सहयोग की जब जरूरत पड़े तो वयस्क के द्वारा, साथी के द्वारा टेम्परेरी सहयोग देना ही स्कॉप होल्डिंग कहलाता है, पाड़ कहलाता है, ढांचा कहलाता है, पार बांधना कहलाता है। इस बार देखिएगा और नाम दे दिया, हर बार ये पार ढांचा वाला ना देखिएगा, जितनी बार एग्जाम होता है उतनी बार एक नया नाम दे ही देता है। तो नया नाम समझिए, हिंदी में याद रखना संभव नहीं है भैया, कई बार ये अलग अलग नाम चेंज कर दिया है। इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, इकलौता नाम है स्कॉप होल्डिंग। तो जहां कहीं पर भी स्कॉप होल्डिंग इंग्लिश में दिखे वही टिक लगाना, इस तरह के क्वेश्चन जब आए तब। तो इसका देखिए इस बार नाम क्या दिया हुआ है, इस बार जो नाम दिया देखिए मचान दिया हुआ है, हालांकि पार दिया हुआ है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मचान या
पार्ट। तो भैया मचान समझ में ना आए ना तो बस वही क्या बोले, स्कॉप होल्डिंग याद रखना, टेम्पररी सहायता वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग होता है। तो ये समझ में आ गया, इसका मचान वाला आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि एक बच्चा 2 नंबरों को जोड़ना नहीं जानता तो उसकी मदद हो सकती है। मतलब एगो बच्चा है, उसको 2 नंबर देते हैं जोड़ने के लिए, माना कि एगो 5 है एगो 3 है, बोलते हैं दोनों को जोड़ो मुकेशवा, तो मुकेशवा को जोड़ नहीं समझ में आता है, वो जोड़ नहीं बना पाता है। तो इस परिस्थिति में आप एक शिक्षक होने के नाते या एक शिक्षिका होने के नाते आप कैसे मदद करेंगे उन बच्चों को, तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो बेहतर आंसर आएगा। तो पहला ऑप्शन है ऑडियो विजुअल डिवाइस, दूसरा है गणित को बेहतर तरीके से जानने के लिए अलग अलग ऐप का प्रयोग करेंगे, और तीसरा है साकार वस्तुओं के साथ उनकी मदद करना। तो सुनिए, जोड़ नहीं कर पा रहा है तो पहला बोला है कि ऑडियो विजुअल डिवाइस, इसी को बोलते हैं दोस्त दृश्य श्रव्य सामग्री। ऑडियो मतलब सुनना, विजुअल मतलब दिखाई देना, तो क्या हुआ, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। तो दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग करने से क्या होगा, बच्चा जोड़ना सीख जाएगा, यह बेहतरीन तरीका नहीं माना जाएगा, अतः इसको हटाइए। दूसरा, गणित को बेहतर तरीके से जानने के लिए अलग अलग ऐप मतलब अलग अलग एप्लीकेशन का प्रयोग करे, ही वाला ने मुकस्बा वो वाला यूज करे, ये निहायत और क्या बोले एकदम सबसे घटिया तरीका माना जाएगा अगर एक शिक्षक इस तरह से पढ़ा रहा है एक बच्चों को। तो ये तो सबसे बेकार हो गया। किधर गया, बी को हटाइए। तीसरा क्या है, साकार वस्तुओं के साथ उनकी मदद करके। साकार मतलब क्या हुआ, प्रत्यक्ष, सामने, इसी को मूर्त बोलते हैं कि सामने में मुकस्बा को दे दीजिए, देखो ऐसे और ऐसे करके एकदम प्रत्यक्ष रूप से सिखाएंगे ना तो मुकस्बा के सीधा जहन में उतर जाएगा और मुकस्बा पूरा जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। तो साकार वस्तुओं के मदद से अगर बच्चे को पढ़ाया जाए तो बच्चा बेहतर सीख सकता है दोस्त, बेहतर सीख सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ कि साकार वस्तुओं के साथ उसकी मदद करके। तो दोस्तों कैसा लगा आज का डिस्कशन, यकीनन सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप चाहते हैं कि हमारे ऑफलाइन बैच में पढ़े और एक ही बार में बेहतरीन शिक्षक बने तो अवश्य ज्वाइन कीजिएगा सार्थक सीटेड क्लासेस दरभंगा, जहां पर बेहतरीन अधिगम किया जाता है, एकदम बेहतरीन और क्वालिटी एकदम बोलते हैं ना क्वालिटी वाला वो पढ़ाई देते हैं। तो अवश्य ज्वाइन कीजिएगा सार्थक सीटेड क्लासेस दरभंगा। और आपको मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, तो दिए गए इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके जुड़े सार्थक सीटेड क्लासेस दरभंगा से। और उम्मीद करता हूं दोस्त कि आपका एग्जाम अगर आप दे दिए होंगे तो बेहतर एग्जाम गया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आपका रिजल्ट भी बेहतर आया। जो लोग अभी तक एग्जाम नहीं दिए हैं उनके लिए भी ऑल द बेस्ट कि आपका एग्जाम बेहतर जाए, और अभी जितना हमने पढ़ाया है वो आपको यकीनन मदद करेगा। इसको बार बार पढ़ ले। अब तो अभी तक एग्जाम अगर नहीं हुआ है तो हो भी गया हो तो क्या फर्क पड़ता है दोस्त, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, आप में बूस्टर का काम करता है और आपका प्यार मिलता है, इसीलिए यहाँ तक हम लोग पहुँच भी जाते हैं। और ऐसे ही प्यार अपना बनाए रहे अपने इस भाई पर। फिर मिलते हैं दोस्त अगले लेक्चर में, तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।